हेलो एवरीवन, वेलकम सभी को। एग्ज़ाम एनालिसिस आज का जो पेपर हुआ है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड का 8 मार्च 26 को, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस स्पेशली फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर इंग्लिश के लिए मैं ले आई हूँ। मैंने सोचा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बच्चों को उनके आंसर से मिला देते हैं ताकि फटाफट उन्हें पता लग जाए कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं और कितना कितना सबने अच्छा किया है। तो ये सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के लिए, मैं फिर से बता दूं, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के लिए है एग्ज़ाम एनालिसिस जो अभी पेपर हुआ है। ठीक है, मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने उन्हें कॉपी पेस्ट किया और आपके सामने ले आई हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपकी क्या क्या गलती रही है। इस पेपर को वो बच्चे जिन्होंने आज एग्जाम नहीं दिया वो इसे ऐसे समझें कि हम एक तरह का मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कुछ सीखने आए हैं, और जो एग्जाम देके आए हैं वो अपने मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए। और लो जी, पहले ही पैसेज आ गया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले ना पैसेज में एक काम हमेशा करना चाहिए, क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए। हम पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिस्क टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में जो रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है, मेंशन्ड इन द पैसेज। देखते हैं जरा। वाइल्ड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड इज फेसिंग इंक्रीजिंग रिस्क ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। आगे है लिखा हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन था बी, राइट। Which step has not been mentioned as a conservation measure? ऐसा कौन सा स्टेप है जो कंजर्व करने के लिए या कंजर्वेशन मेजर के लिए वहां नहीं लिखा हुआ है? देख लें, पहले यहां से पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड फेस कर रहा है बहुत सारे रिस्क। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अर्बनाइजेशन आने लगी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नेचुरल हैबिटेट कम होने लगा है, फोर्सिंग मेनी स्पीशीज इनटू स्मॉलर एंड मोर फ्रेगमेंटेड एरियाज। स्पीशीज जो भी हैं, ये एनिमल वगैरह स्पीशीज, ये सब ना अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे फैल गए हैं बेचारे। As a result, incidents of human-wildlife conflict have become more frequent, posing threats to both animals and local communities. अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ क्या हो रहा है, भिड़ रहे हैं आपस में, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जितने जितने पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो जानवर कहाँ जाए बेचारे, वो फिर ह्यूमन लाइफ में आने लग जाते हैं। In response to these challenges, governments and conservation organizations have implemented various measures. याद है ना क्वेश्चन क्या है कि कौन से मेंशन नहीं किए हैं कंजर्वेशन मेजर? ठीक है, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, एम्स टू कंजर्व क्रिटिकल हैबिटेट्स। एंटी पोचिंग लॉ कि कोई भी जानवरों को मारेगा नहीं, हैव बीन स्ट्रेंथेंड, उनको और मजबूत किया गया है, एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी रखी गई है, कैमराज लगा दिए गए हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग हो रही है, हैज इम्प्रूव द मॉनिटरिंग ऑफ द एंडेजर्ड स्पीशीज, अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं, हैव ऑल्सो बीन लॉन्च टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व किया है कि आपको भी कंजर्वेशन एफर्ट्स में हिस्सा लेना है। तो अब देखते हैं जरा। क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तो है, उसने पूछा है आपसे नॉट जो नहीं लिखा हुआ है ये तो है उसमें। एंटी पोचिंग को लॉ को स्ट्रेंथन किया है, ये भी है उसमें। टेक्नोलॉजी भी यूज की है, याद है कैमराज यूज किए हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है। रीलोकेशन ऑफ ऑल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, फॉरेस्ट में जो जो लोग रह रहे थे उनको उठाकर कहीं और भेज दिया, ये कहीं लिखा है नहीं। तो उसने यही तो पूछा है कि कौन सा नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हो ना पेपर में। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरग्रेटेड अप्रोच मेंशन इन द पैसेज रेफर्स टू। जो इंटरग्रेटेड अप्रोच की वो बात कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका? देखें कहाँ लिखा हुआ है इंटरग्रेटेड अप्रोच, यहां तक तो हमें मिला नहीं, कहीं नीचे होगा। डिस्पाइट दीज इनिशिएटिव्स, इन इनिशिएटिव्स के बावजूद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंटिन्यू टू फेस लिमिटेशन, तब भी कमियां आ ही रही हैं। इनसफिशियंट फंडिंग, ना पैसा है, वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ भी पूरी तरह से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग एजेंसीज, ऑफन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। जो एजेंसीज हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी ढंग से नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, उनकी बातें नहीं मानी जा रही। इफेक्टिवनेस ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, और इसकी वजह से जो हम कंजर्वेशन प्रोग्राम लागू भी करते हैं वो बैठ जाते हैं, वो होते ही नहीं है। Moreover, conservation efforts that overlook the livelihood needs of local populations can lead to resistance and non-cooperation. कभी कभी कंजर्वेशन एफर्ट्स में ना लोगों की बातें सुनी ही नहीं जा रही हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैं, उनकी बातें ही नहीं सुनी जा रही, तो फिर वो लोग आगे कोऑपरेशन भी नहीं करते। नीचे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस करते हैं कि हमें मदद ही नहीं करनी, फिर रहने दो, हमें कोऑपरेट ही नहीं करना। द वे फॉरवर्ड लाइज इन अडॉप्टिंग एन इंटरग्रेटेड अप्रोच, हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब क्या है ये इंटरग्रेटेड अप्रोच? दैट बैलेंसेज इकोलॉजिकल रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स एंड encouraging sustainable land use practices are protection
विद ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने कहा इकोलॉजिकल रिस्टोर करो, वापस से जो जो चीज़ें खराब हुई हैं उन्हें अच्छे से बनाओ, लोगों के पास जाओ, उन्हें बोलो कि थोड़ी थोड़ी लैंड यूज़ करो, पूरी की पूरी लैंड यूज़ मत करो, थोड़ी लैंड को ही अच्छे से उसके ऊपर काम करो। लिखा हुआ है लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस सिखाएंगे वो लोगों को। प्रोटेक्शन विद ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट की कैसे प्रोटेक्शन करनी है या ह्यूमन को भी कैसे बचाना है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो लिखा हुआ है इकोलॉजिकल रिस्टोरिंग। कहाँ मिला हमें? इकोलॉजिकल कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी होनी चाहिए। आई होप 3 के 3 क्वेश्चन आपके वहां सही हों। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल। 3 ही तो आर्टिकल है हमारे पास, ए, एन और दी। अब ये तो आपको पता है। ए कहाँ लगता है? जहां पर किसी सिंगुलर चीज इंसान के बारे में बात की हो। एन वहां लगता है जहां पे फिर सिंगुलर और सिंगुलर चीजें इंसान की बात की हो, बट आवाज उनकी वॉवल साउंड होनी चाहिए। बच्चे हम सिर्फ वॉवल लेटर पे ए, ई, आई, ओ, यू को ही नहीं देखते, हम बच्चे इनकी साउंड को देखते हैं। ठीक है। और द कहाँ यूज होता है? जहां किसी स्पेशल चीज का नाम लिया हो, जहां किसी स्पेसिफिक चीज का नाम लिया हो। अगर किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया तो द नहीं लिख के आना। ठीक है। अब करें क्वेश्चन। ड्यूरिंग द सेरेमनी डैश यूलॉजी। यूलॉजी पे एफर्ट है अब इनका, है ना। अब आप लोगों का ध्यान होगा यूलॉजी है, यूलॉजी लिखा है, ई लिखा है, तो वॉवल है तो एन लगा दूं? नहीं बच्चे, यूलॉजी में आवाज यू, यूलॉजी आवाज जो आ रही है वो यूलॉजी की आ रही है, ई की नहीं आ रही। ठीक है। यूलॉजी की आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है? ए। ए। ठीक है। यूलॉजी, ए, ई, आई, ओ, यू। यू की आवाज पे नहीं, इनको हिंदी की आवाज बोलो, आ, ई, ए, ओ, उ। ठीक है। ऐसी आवाज पे चलते हैं। मैं आपको आर्टिकल एक बार फिर समझा दूं और वॉवल समझा दूं, 1 मिनट लगेगा। और वॉवल का लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू की मैम आवाज पे काम करना होता है। आवाज इनकी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं होती, आ, ई, ए, ओ, उ। इस आवाज पे चलता है वो। ठीक है। ड्यूरिंग द सेरेमनी अ यूलॉजी वॉज रेड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश हम्बल पर्सन। क्या उसने बताया कौन सा हम्बल पर्सन? नहीं बताया ना। जब उसने स्पेसिफिक ही नहीं किया तो अ हम्बल पर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। अब बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा, आई एम रियली सॉरी कि आपका गलत हुआ है, पर समझो बात को। ठीक है। यूलॉजी के साथ अ लगेगा, यूरोप के साथ अ लगता है। ड्यूरिंग द सेरेमनी अ यूलॉजी वॉज रेड। मैडम यूलॉजी होता क्या है ये तो बता दो। बच्चे किसी किसी इंसान की ना आपने मूवीज में देखा होगा, जब डेथ होती है या उनको ऐसे बरी किया जाता है, मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है, तो ना एक पेपर होता है, लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ही वॉज अ नाइस पर्सन, ही हेल्प्ड एवरीबडी। वो जो पेपर बनाया होता है ना, वो यूलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब इस सेंटेंस में किसकी डेथ हुई है या किसके बारे में वो यूलॉजी लिखी गई है बताया है कहीं? जब स्पेसिफिक ही नहीं किया, आप फिर कैसे द आर्टिकल लगा सकते हो? ठीक है। ड्यूरिंग द सेरेमनी अ यूलॉजी वॉज रेड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ अ हम्बल पर्सन। वो एक जनरल बात कर रहा है कि सेरेमनी के टाइम पे एक यूलॉजी पढ़ी जाती है किसी हम्बल पर्सन के नाम पे। बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल। फिर से वही बात आ गई, आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम। नो वन इमेजिन्ड दैट सच अ हीनियस क्राइम। फिर हीनियस आ गया। बच्चे हीनियस में आवाज ह की आ रही है। ठीक है। आ, ई, ओ, हु, इसमें ह है कहीं पे? नहीं ना, तो आपको फिर अ लगाना पड़ेगा। ठीक है। नो वन इमेजिन्ड दैट सच अ हीनियस क्राइम कुड अकर इनसाइड डैश विक्टिम्स हाउस। उसने बता दिए किसके घर पे? द विक्टिम्स हाउस। ठीक है। कहाँ है द? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। किसके घर पे? विक्टिम के घर पे, जहां पे ये सब हुआ विक्टिम के घर पे। तो अब उसने स्पेशली बताया है कि किसके घर पे, वो सीधा हाउस लिख देता। ठीक है। समवन्स हाउस। द, उसने उसने विक्टिम का नाम लिखा है कि विक्टिम के घर पे हुआ है, तो अब आपको द लगाना पड़ेगा। चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा हो सकता है कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स होगी हो, आगे अभी पूरा पेपर पड़ा है, 25 क्वेश्चंस वर देयर, हो सकता है आपसे 2-3 ही गलती हुई हो। ठीक है। आगे का वेट करो, डोंट गिव अप। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। लो जी, फिर आगे आर्टिकल्स। अ स्टोरी ऑफ दिस मूवी। द, जब उसने दिस मूवी बोला ना, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी, तो फिर द से शुरू करना है आपको सेंटेंस। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। अ स्टोरी अगर तब बोलते जब वो दिस मूवी नहीं बोलता। ठीक है। अब उसने दिस लगा दिया, मुझे द करना पड़ेगा, स्पेशल बताना पड़ेगा। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड वन आई मैन। वन आइड मैन के लिए मुझे अ लगाना पड़ेगा। है द और अ कहीं पे? आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी।
The story of this movie revolves around a one-eyed man who overcomes many challenges. ये स्टोरी जो है, द स्टोरी, ये स्टोरी जो है, ये रिवॉल्व क्या करती है, क्या बताती है कि एक आंख का इंसान है जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं. ठीक है, चलो. फेकंड. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम. हमें सिमिलर वर्ड, सिमिलर मतलब बताओ बच्चे. फेकंड, FECUND, इसका मतलब होता है फर्टाइल, फर्टिलिटी. इसे ना मोस्टली मोस्टली 98% इसे विमेन के साथ ही यूज किया होता है, किया जाता है. कोई ऐसी विमेन जो सिनोनिम पूछा है ना, कोई ऐसी विमेन जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है. एक बेबी, दूसरा बेबी, तीसरा बेबी, फोर्थ बेबी, फिफ्थ बेबी, मतलब शी इज मेकिंग मोर एंड मोर बेबीज एंड शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट. कर भी पा रही है वो इतने बेबीज. ठीक है, मतलब वो फर्टाइल है. हम मोस्टली ये इंसानों के साथ ही और विमेन के साथ ही यूज करते हैं कि शी इज अ फैकल्ड. क्यों? क्योंकि उस वो बहुत फर्टाइल है, वो बेबी प्रोड्यूस कर पा रही है. ठीक है, तो अब आपको इसका सिनोनिम चाहिए. तो स्टेराइल का मतलब होता है जो बेबी प्रोड्यूस ना कर पाए. फैकल्ड का ऑपोजिट है ये तो बच्चे. जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही वो स्टेराइल होती है. प्रोलिफिक इज अ ग्रेट आंसर. प्रोलिफिक, प्रोलिफिक ही इसका आंसर है. प्रोलिफिकेशन, ये प्रोलिफिक होना मतलब हर काम में अव्वल. शी इज प्रोलिफिक. प्रोलिफिक मतलब जो काम करती है सब उसमें अव्वल, उसमें पास ही करती है, उस काम को करती ही है. बच्चे बैरन का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी जमीन होती है जिसमें फ्रूट्स वेजीज उग ही नहीं रहे. ठीक है, तो मतलब ये भी उगा नहीं पा रही है कोई चीज, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, उस वो बैरन होता है. बच्चे स्कैंटी का मतलब होता है कमी. ठीक है, अब जो काम करता है वो इंसान हमेशा स्कैंटी में करता है, हर काम कमी कमी में करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, तो उसे स्कैंटी कहते हैं. हमको सिमिलर मतलब चाहिए था फर्टाइल से, तो वो बन गया प्रोलिफिक. चलो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम. हमें फिर से सिमिलर मतलब चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोडिगल. प्रोडिगल इंसान भाई, तुम उसे बोलो ये लो इतना सा, इतने से फ्रूट्स सबको बांट दो, वो ऐसे ऐसे करके सबको बांट देगा, खुला खुला बांट देगा. ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाए, सबको मजे से बांट ही जा रहा है वो चीज, एक्स्ट्रा वेगेंट. ठीक है, फ्रूगल हो गया जो, ये आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आप कहीं खाने पीने आए हो और वो पैसे ऐसे गिन रहा है, निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जोड़ने हैं, उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो कमी करनी पड़ रही है उसको, तब आप उसे फ्रूगल कहते हो. बच्चे पेनूरियस होता है जो सोच सोच के चले. ठीक है, क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्या मुझे वो स्टेप लेना चाहिए, थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑल द टाइम. पार्सिमोनियस होता ही कंजूस इंसान है. वो जो जिसके पास पैसे भी हैं, उसको बचाने की जरूरत भी नहीं है, वो फिर भी खर्च नहीं कर रहा, उसे पार्सिमोनियस कहते हैं कि मेरा फ्रेंड बड़ा पार्सिमोनियस है, पैसे निकालता ही नहीं है, खर्च ही नहीं करता. आपको प्रोडिगल का सिनोनिम चाहिए था जो मजे मजे से हर चीज डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब कुछ पैसे वैसे खर्च करता है, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है उसका आंसर. ठीक है, आई होप 8 क्वेश्चन तक आपके सारे के सारे 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 आंसर सही हैं. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटेनम. अब आपको सिमिलर नहीं चाहिए, गलती मत कराना पेपर में कि आप इसका भी सिनोनिम ढूंढ रहे हो. एंटेनम चाहिए, डिफरेंट वर्ड चाहिए. ठीक है, इसका ऑपोजिट चाहिए मत. उन्होंने 3 सिनोनिम पूछा, आपने चौथा भी सिनोनिम बता दिया. अच्छा, प्रूडेंस. क्या होता है प्रूडेंस इंसान? मेरा एक फ्रेंड है, वो मैम हर काम बहुत आराम से सूझबूझ से करता है, वो प्रूडेंस इंसान है. और मैम मेरा एक और फ्रेंड है, उसको कोई काम बोलो वो हर काम ऐसे 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 करता है और करता भी सारे के सारे कर रहता है. ठीक है, आपने एक वर्ड, एक लाइन सुनी होगी, एक फ्रेज सुना होगा, हेस्ट मेक्स मिस्टेक्स. जल्दी का काम शैतान का. तुम जितना जल्दी काम करने की कोशिश करोगे तुम गलत करोगे. ठीक है, जल्दी जल्दी, हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी काम करोगे गलत हो जाएगा. तो प्रूडेंस कौन होता है? जो आराम से सूझबूझ से काम करे. और ब्रैशनेस कौन होता है? ये इसका आंसर है, ब्रैशनेस, जो हर काम को खराब कर दे जल्दी जल्दी के चक्कर में. मैम सर्कमस्पेक्शन क्या होता है ये भी बता दो. इतने अपने दायरे को क्रॉस मत करना, इतने में ही काम करना है आपको, सर्कमस्पेक्शन. ठीक है, जिंजरलीनेस इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है. सिनोनिम है प्रूडेंस का जिंजरलीनेस. जिंजरलीनेस मतलब उसका बिहेवियर बहुत जिंजरलीनेस है, वो आराम से आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, राय देगा. कोलोक्युलिज्म बच्चे, कोलोक्युलिज्म ना फॉर्मल, फॉर्मल इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. आर कहाँ गया? फॉर्मल इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये हम इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं. जैसे कि इस वर्ड को कॉलोक्युली, कॉलोक्युली ऐसा कहा जाता है. कॉलोक्युली का मतलब इस वर्ड को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो कॉलोक्युलिज्म होता है. आगे क्वेश्चन पे चले. क्वेश्चन नंबर 10, बेनाइन. आपको क्या चाहिए? एंटोनिम. आपको फिर क्या चाहिए? ऑपोजिट. बेनाइन. बच्चे बेनाइन इंसान कौन होता है? जो एक किस्म की आपके लिए दवाई का काम करे, जो एक हेल्पफुल इंसान हो, बेनाइन एटीट्यूड हो, जिसका सबकी मदद करने वाला. बच्चे
आपको एंटोनिम चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ पहले। परनीशियस, ना आपकी मदद करेगा, ना हेल्पफुल नेचर का है, उसको सिर्फ अपना दिखता है, परनीशियस एटीट्यूड। बट वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो बिनाइन, एक फ्रेंड और भी है जो बहुत बिनाइन है, मदद करता है, ठीक है। मैम एनोडाइन का क्या मतलब था बच्चे? ये एक ड्रग की तरह काम करता है कभी कभी, जो पेन किलर में यूज होती है, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि आप इसे इंसान को भी बोल सकते हो, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ पेन किलर टू मी, मेरी दर्द की दवा है मेरा एक दोस्त, तो वो एनोडाइन है मेरे लिए, ठीक है। बच्चे सेलुब्रियस, आपको एक चीज बताऊं, मुझे भी पहले इसका मतलब पता नहीं होता था, बट जब मैंने इसको सीखा तो मैंने कैसे लर्न किया, सल्लू। आपको पता है सलमान खान, उनको आप एक नाम से बुला सकते हो, सल्लू, पता है। अब मैंने इसे कैसे लर्न किया, सलमान खान इज वेरी मस्कुलर, बॉडी है, हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो जो इंसान आपको हेल्थ गाइडेंस दे, ठीक है, जो आपको हेल्थ गाइडेंस दे, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रखे, वो सेलुब्रियस होता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लर्न किया है। और इनोक्यूस क्या होता है? इनोक्यूस इंसान भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ध्यान रखने वाला, बात को सुनने वाला, समझने वाला। आपको तो एंटोनिम चाहिए, आपको बेनाइन का एंटोनिम चाहिए। बेनाइन मतलब अच्छा, उसका उल्टा मतलब नहीं अच्छा, तो परनीशियस होता है जो अच्छा नहीं है, जो ध्यान से बात नहीं सुन रहा है। चलिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन आ गए हैं। ही हैज अ डीप एवर्जन, बच्चे एवर्जन का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। आई एम एवर्स टू अल्कोहल, मुझे अल्कोहल नहीं पसंद, मैं नहीं पीती, ठीक है। ही हैज अ डीप एवर्जन, कोई चीज जिसको आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है, उसके लिए आप एवर्जन का इस्तेमाल करते हो। तो ही हैज अ डीप एवर्जन टू हिपोक्रेसी, टू हिपोक्रेसी, टू इज द आंसर। मैम टू और एट में जरा सा फर्क बता दो। यहाँ पे देखना, आई होप दिख रहा है, मेरी फोटोग्राफ बीच में नहीं आ रही। फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, मैंने एक गिफ्ट लिखा, लाया, उसमें अपना, उसमें यहाँ पर अपना नाम लिखा, और जिसको गिफ्ट देना है उसका नाम यहाँ लिखा, है ना। अब माई ओपिनियन टू यू इज, मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए ये है कि तुम अच्छे नहीं हो। टू मतलब कोई चीज आप किसी चीज को दे रहे हो, कोई चीज आप किसी इंसान को दे रहे हो, दे दी, अपने पास नहीं रखी, अब आपने दे दी, तो मेरा डीप एवर्जन है उस इंसान के लिए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल दे दिया आपने उसको, ना कर दिया आपने उसके लिए। और बच्चे ऐड क्या होता है, आपने कभी सुना हुआ है कि डॉग ने उसके ऊपर बाक किया, बाक किया, उस तक उसको बाक गिफ्ट करके दे नहीं दी अपनी, जो डॉग था उसने एक इंसान पर भौंका, वो जो उसने भौंका, वो जो उसने बाक किया, वो एट बाक, ये था वो इंसान, उसने उसकी तरफ बाक किया, अपनी वो बाक, अपना वो जो गुस्सा था उसने कोई गिफ्ट करके उसको रैप करके दे नहीं दिया, ठीक है। तो टू तब यूज होता है जब आप उस चीज को बिल्कुल ही दे दो कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम नहीं पसंद। और बाक करना या आपने सिर्फ अपना रिएक्शन देना, तब आप एट का इस्तेमाल करते हो। मैं आपको प्रेपोजिशन की क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। चलो, शी इज एडेप्ट डैश, सो एडेप्ट एट, यहाँ एट आएगा। शी इज एडेप्ट, एडेप्ट मतलब स्किल्स बड़े अच्छे हैं उसके, ठीक है। शी इज एडेप्ट एट, एट किसकी तरफ? मैथ्स की तरफ, ठीक है, एट मैथ्स की तरफ, ये है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इसकी तरफ उसका बहुत अच्छा हाथ है, उसकी उसकी तरफ उसका बहुत अच्छा हाथ खुला हुआ है, सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम्स वो इजीली सॉल्व कर देती है, मैथ्स की तरफ उसका हाथ बहुत अच्छा खुला हुआ है, एट लगेगा। फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल prepositions, बड़े क्वेश्चंस आए हैं prepositions के। द मैनेजर वाज एक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट, जो मैनेजर था उसके ऊपर सबने कहा कि तुमने प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं निभाया या अच्छे से हैंडल नहीं किया, इसलिए सबने उनको एक्यूज किया। तुम हो वो, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, ऑफ यू। तो ऑफ तब लगता है जब आप किसी को पॉइंट आउट करते हो, पोक करते हो, तो ऑफ लगेगा, ठीक है। आई होप 13 क्वेश्चंस तक आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इनकोएटिव वर्ब? बच्चे इनकोएटिव वर्ब पता है क्या होता है? अभी बारिश पड़ रही थी, अचानक से सूरज आ गया, ठीक है, जो चेंजेस हो जाएं उसे इनकोएटिव कहते हैं, ठीक है, चेंज आने को। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, इसमें कोई चेंज है? रॉन्ग। द स्काई डार्कन सडनली, ये तो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो स्काई था वो पहले इतना डार्क नहीं था, पहले दिन था, अब एकदम से डार्क हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एट द नाइट एडवांस्ड, बच्चे क्या मतलब है इसका? जैसे ही रात होने लगी, रात एडवांस, रात होने लगी, द एयर ग्रू कूलर। मैडम आपने ग्रू क्यों लगाया? बच्चे पहले फॉर्म्स बता दो। ग्रो, ग्रू, ग्रोन,
ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। एज द नाइट एडवांस, जैसे ही रात हुई, जो वो था एयर थी, जो हवाएं थी वो ठंडी होने लग गई, ग्रीव। तो जब भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है मुझको तो हम V2 लगाते हैं, ठीक है। ग्रीव कहाँ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have completed 15 questions, congratulations, only 10 questions left. Which form of verb is used in the sentence below? मैं पहले आपको verb की फॉर्म समझा दूं, ये चारों की चारों। नीचे वाली पहले देखो, ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चे ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब होती है, ठीक है। आपको इस सेंटेंस में कहीं भी कैन, कुड, वुड, शुड, शेल कहीं दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं है, तो ये गलत हो गया सबसे पहले। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तुम बिल्कुल चांद की तरह लगती हो, ये यू लुक लाइक योर फादर, लुक लाइक, ठीक है, लाइक फादर लाइक सन, ऐसी चीजों को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये दो बता दूं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल लिख दूं इसकी, आ गई, ही लाफ्ड एट हिम, वो उसकी ओर हंसा, उसकी ओर हंसा। बच्चे प्रपोजिशन देखो, एट हिम, उसकी ओर हंसा। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ही लाफ्ड, खत्म, ही लाफ्ड। कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि भाई किसकी तरफ हंसा, कोई है ही नहीं ऑब्जेक्ट, यहीं पे फुल स्टॉप लग गया, तो उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब हमने ऊपर देखना, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव। द अपैरेटस, अब मैं तुम्हें अपैरेटस का मतलब बताती हूँ पहले। अपैरेटस, बच्चे अपैरेटस का क्या मतलब है, ये इतना सारा सामान तुमने इकट्ठा किया, कील, हथौड़ा, सब तुमने इकट्ठा कर लिया, अब तुमने इससे कुछ बनाना है, क्या बताना है, क्या बनाना है तुमको भी नहीं पता, इसका क्या बन जाएगा तुमको भी नहीं पता, तो ये तुम्हारे लिए अपैरेटस है, ये सारा का सारा सामान। द अपैरेटस फंक्शनड, अपैरेटस। अच्छा, जब बन जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इस अपैरेटस का रोबोट बना दिया, ठीक है। बट अभी टूटी हुई फॉर्म में ये क्या है, ये अपैरेटस है। The apparatus functioned as it was originally designed to do. apparatus, जो मेरा apparatus है ना, वो वैसे ही काम किया जैसा उसको करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे ट्रायल लगे उसको। पर भाई तेरा apparatus है क्या, कोई रोबोट है, कोई कार है, apparatus क्या है, कोई इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी, कोई इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और जिस चीज का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो intransitive verb होता है। The apparatus functioned as it was originally designed to do, but only after repeated trials. इसका सिर्फ सब्जेक्ट है कि apparatus था, उसका आगे क्या बना कुछ नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Which of the following determiners in the sentence are correctly matched with their type? चलो देखें। These, this, that, these, those, ये सब demonstrative determiner होते हैं, करेक्ट। मतलब वन, ऑप्शन वन के साथ जा रहा है, वन तो करेक्ट है। She has some doubts about, some डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच होता है, ईच, अदर, वन, अनदर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये कहां से आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव, ये गलत है। माई ब्रदर, माई, योर्स, आवर्स, दियर्स, ये सब क्या होते हैं, पोजेसिव डिटरमाइनर, ये भी करेक्ट है। ईच स्टूडेंट, ईच मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव कैसे आ गया यहाँ पे, ये भी गलत है। क्वांटिटेटिव तो होता है सम, ठीक है, इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। बोथ, ऑल, इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट होंगे। आई रियली होप यू हैव डन इट करेक्ट, आप सही करके आए होंगे। इन विच सेंटेंस इज द डेटरमाइनर, फिर से डेटरमाइनर के बारे में पूछा है, रॉन्गली यूज्ड, गलत यूज किया हुआ है, आपको गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। डिस्पाइट चेकिंग ईच रिकॉर्ड केयरफुली, मैंने हर एक रिकॉर्ड, ईच रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड थे, दोनों को अच्छे से देखा, तो ऑडिटर कुड नॉट डिटेक्ट द फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी, ये तो सही है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। फॉर्चुनेटली शी हैज सम रिलेटिव्स, उसके कुछ रिलेटिव्स हैं बच्चे। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली में क्या डिफरेंस है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली क्या डिफरेंस है इसके बीच में, आप खुश हो इसलिए आप फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन माई लाइफ, मेरे को बड़ी खुशी है कि आप मेरी जिंदगी में हो। अनफॉर्चुनेटली आई हैव दैट फ्रेंड, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे पास वो फ्रेंड है। आप नेगेटिव बात करने लगो तो अनफॉर्चुनेटली बोल देना, आप पॉजिटिव बात करने लगो तो आप फॉर्चुनेटली बोल देना, ठीक है, कि भगवान की दया से मुझे आप मिल गए, हाय हाय आप मुझे क्यों मिल गए, तो अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। चलो सारा टाइम ना वेस्ट करेंगे। Fortunately has some, she has some relatives who are always ready to support her in times of need, ये तो करेक्ट है, कुछ गलती नहीं है इसमें। Not much students, लो जी,
ये है तुम्हारी गलती। ये है स्टूडेंट्स। क्या तुम क्लास में जो 30 बच्चे हैं उनको उंगलियों पे गिन सकते हो? चलो 20 बच्चे हैं, 20 के 20 को उंगलियों पे गिन सकते हो? काउंटेबल चीज के साथ मच कैसे लगा रहे हो? मैनी आना चाहिए था। यहाँ पर मच गलत है बच्चे, यहाँ क्या आना चाहिए था? मैनी। नॉट मैनी स्टूडेंट्स वर अवेयर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 19, which of the following sentence contains a possessive determiner? Possessive, my, ours, theirs, yours, hers. देख लो कहाँ लिखा हुआ है। ना several है, ना every होता है, ना some होता है, ना few होता है, ना the होता है, ना such होता है। Their हो गया possessive। ये रहा आपका ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा, एट दिस पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन के इस पॉइंट पे मैं बोल सकती हूँ द पेपर बिकेम अ लिटिल मॉडरेट। ठीक है, हमेशा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आए उसमें मुझे लगा इजी टू मॉडरेट, बट दिस इज मॉडरेट। मैं यहाँ नहीं बोलूंगी कि पेपर मैडम बड़ा इजी आया था, नहीं, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि मॉडरेट है, क्योंकि इनमें से तीनों वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा। एक ही वर्ड है, परपिलोक्यूशनिस्ट। ठीक है, ये एक ही वर्ड है वैसे तो। द पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज और हर हैट, ऐसा इंसान जो अपनी हैट में से बातें करे। बच्चे लोग दिमाग से बातें करते हैं, दिल से बातें करते हैं, हैट में से बातें कौन कर रहा है? अब मैं समझाती हूँ। somebody who talks nonsense all the time, तो उसने हैट पहनी हुई है, दिमाग से बातें नहीं कर रहा, बातें उसके हैट से निकल रही है, बेवकूफ बातें कर रहा है, तभी तो हैट में से बातें निकल रही है। समझ में आया? व्हेन अ पर्सन टॉक्स थ्रू हिज हैट, थ्रू अपने हैट से बातें करे, तब हम उसे परपिलोक्यूशनिस्ट कहते हैं। परपिलोक्यूशनिस्ट का मतलब है नॉनसेंस बातें करना, नॉनसेंस इंफॉर्मेशन डिलीवर करना। ठीक है, बेकार बातें करने को हम बोलते हैं आर यू टॉकिंग थ्रू योर हैट। तुम दिमाग से तो बात कर नहीं रहे, यू आर टॉकिंग थ्रू योर हैट। तुम तो अपने, मुझे लगता है अपनी कैप के बीच में से बातें निकल रही हैं तुम्हारी। समझ में आया? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड जो करेक्टली स्पेल किया गया है, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। सेक्रिलीजियस, SACRILEGI, करेक्ट। सेक्रेड क्या होता है? होली, भगवान की जिसमें बातें हों, तो इसी से बना है सेक्रिलीजियस। सेक्रिलीजियस ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चले आगे। मैच द वर्ड विद इट्स एनोनिम, एनोनिम से मैच करना है। रिकोशेट, रिकोशेट, रिकोशेट का मतलब है एक ऐसी चीज जो बाउंस होके वापस आ जाए, जो बाउंस होके वापस आ जाए। बॉल भी तो आती है बाउंस होके, कैरम भी तो ऐसे करके तुम स्टेकर करोगे, बाउंस होके वापस आ जाएगा। तो वन गोज विद वन है कहीं पे लिखा हुआ? ये ऑप्शन नंबर ए में और डी में डाउट है, इन दोनों को तो पहले ही काट दो। वन गोज विद वन करेक्टली। मेलनकली, मेलनकोली का मतलब होता है हर चीज को निग्लेक्ट कर देने वाला, मेरे को रखनी नहीं है तुमसे बात, वेरी मेलनकली एटीट्यूड। कोई भी बात करो ना, कोई भी बात करो नहीं पसंद, हमेशा नेगेटिव सोचने वाले को मेलनकली कहते हैं। डिजेक्टेड, क्या टू के साथ सी है कहीं पर? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये भी कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ तक ही हमें आंसर मिल गया, फिर भी आगे पढ़ लें। पॉइग्नेंट का मतलब होता है यहाँ से बात करने वाला, दिल से दिल मिल गए, पॉइग्नेंट, हार्ट रेंडरिंग। ठीक है, सटफ्यूज, चालाकी, मैं उसके साथ ऐसी खेल खेलूंगी कि ऐसा हो जाएगा, चालाकी, प्लॉय बिछाना उसके लिए, प्लॉय बिछा देना उसके लिए, कि तेरे लिए मैं कोई प्लॉय बिछा के रखूंगी, कोई जाल शिकंजा बना के रखूंगी, तुम फंस जाओगे, तो उसे सटफ्यूज कहते हैं। ठीक है, तो 1 गोज विद डी, 4 गोज विद डी। समझा? ये तो बड़ा आसान है, ये सबने किया होगा और सबका सही भी होगा। सबसे पहले शुरू करें, किससे? आर 2 बार लिखा हुआ है। कैन ओनली बी अचीव्ड, कोई भी सेंटेंस कैन से शुरू नहीं होने वाला, ना बी ना सी, दोनों को काट दो। पी से शुरू करें। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, 4 है ना? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आर, कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू, लग रहा है बिल्कुल, कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू क्यू, collaborative efforts among government agencies and private enterprises, बिल्कुल सही, QNS, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये तो इजी था। Which of the following sentences is grammatically correct? नीदर, नीदर आ गया, मतलब दोनों में से एक भी नहीं चाहिए। ये दो चीजें मेरे पास पड़ी हैं, एप्पल पड़ा है और ग्रेप्स पड़े हैं। नीदर, आई डोंट वांट नीदर, मेरे को आई वांट नीदर, मुझे इन दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, उसे नीदर बोलते हैं। नीदर ऑफ द proposals सबमिटेड बाय द कमेटी मेंबर्स वर, गलत है बच्चे, वॉज आना चाहिए। नीदर ईदर के साथ जो आगे वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन, हार्डली के आगे हैड लगा है, यहाँ से ही मुझे पता लग गया सेंटेंस थोड़ा सही तो है। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द पावर कट डिस्ट्रक्टेड द प्रोसीजर, सब सही है, कुछ गलती नहीं है इसमें। हार्डली आगे हार्डली लिखा है, आगे व्हेन लिखा है,
ठीक है बच्चे, एक चीज बोलूं, अगर हार्डली की जगह नो सूनर लिखा होता ना तो आगे वेन की जगह देन लिखा होना चाहिए था। ठीक है, ये मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगी। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव, ईच अभी तो बोला, नीदर इधर, इन सब में ये ईच, ये सब एक इंसान की बात करते हैं, इधर हैज लगना चाहिए। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग द, ये भी गलत है, ये भी गलत था। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इंडिकेटेड, ये वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म पर डायरेक्टली कैसे, V2 है इसका मतलब। The data collected from various sources indicated that the results are, कुछ भी लगा दोगे क्या? यहां पर तुम वीटो लिख रहे हो, आगे तुम आर लगा रहे हो, कोई टेंस तो बिठाओ, ये यहीं पे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। We have come to the last question, देखो ध्यान से। The committee was divided in its opinion, कमेटी को अपने अपने ओपिनियन की तरफ डिवाइड कर दिया गया था। And the chairman's remarks only added, अच्छा यही बताना ना कि सही क्या होगा, ये गलत है। एडेड फ्यूल टू द फायर, फ्यूल टू द फायर होता है, टू द फायर। मैंने फ्यूल लिया, फ्रॉम मी, मैंने फ्यूल लिया और टू गिफ्ट कर दिया फायर को, दे दिया फायर को, एडेड फ्यूल टू द फायर, फायर में डाल दिया। समझ में आया? चीज यहां से निकली वहां चली गई, पहुंच गई वहां तक, तो टू लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लूं, सारे क्वेश्चन कर दिए मैंने। 25, 24, 23, 22, 21, 21 कहाँ गया? 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कंप्लीट। 25 के 25 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं बच्चे। ये आपके लिए क्या था, आज के पेपर का 8 मार्च आपके पेपर का पूरा का पूरा क्वेश्चनियर सामने है, क्वेश्चन आंसर्स मैंने बता दिए हैं। यू हैव टू जज कि आपके कितने सही हैं। मुझे लगता है आपके मैक्सिमम सही होंगे, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं कमी रह गई है इंग्लिश में, बच्चे आई रियली डोंट वांट यू टू स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी ऑन द ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, मुझे बहुत देर हो गई है पढ़ाते हुए, और मुझे पता है जब टीचर क्लास के अंदर एंटर कर रहा है ना, सिर्फ वो टीचर और वो बच्चे ही सीरियस होते हैं उस टाइम पे। बाकी का इन्वायरमेंट क्या चाहिए उनको, सिर्फ मनी। वो टीचर को पैसे देंगे, टीचर जब अंदर आ गया रूम के तो उसको दिखता है बच्चे की परेशानी, ठीक है, तब उसको बाकी सब भूल जाता है कि बच्चा परेशान है, बच्चे को पढ़ना है, उसे सिलेबस दिखता है। तो आप तक मैंने ये जो इनिशिएटिव लाया है कि मैं कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट JKSSB की इंग्लिश तो प्रोवाइड कर सकूं, तो बच्चे पूरा 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 इसका फायदा उठाओ। ठीक है, सारी की सारी इंग्लिश मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत न्यू है। ये सब यूज करना, पेन टैब यूज करना, ये स्क्रीन यूज करना, कैमराज, वेब कैम यूज करना, बट स्टिल मैं सब कुछ कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप बार बार मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सको। और जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, स्विच ऑन द नोटिफिकेशन बटन, उसे ऑन कर लो ताकि जब भी सुबह 6 बजे पॉपअप आए क्वेश्चन का, तो वीडियो का, तो आप उसे उसी टाइम पढ़ लो। प्लस क्या है मेरे पास, जो ऐसी चीज जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ सबसे ज्यादा, मैं आपको कम टाइम में बेटर इंग्लिश प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियोज ऑफ 2 आवर्स 3 आवर्स और फिर आपको पूरे पूरे दिन उसके आगे ऐसे करके बैठना पड़ेगा। नो, आई हैव ऑलरेडी बिन थ्रू दिस। आपको बहुत ही कम टाइम की, 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, या मे बी उससे भी कम टाइम की वीडियो बना के मैं आपको देती हूँ, ताकि आप क्विकली 2x 1x या 0.5x पे उसे पढ़ो और आपके दिन के एटलीस्ट इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो जाए। सो ऑल द बेस्ट जिसने भी आज पेपर दिया है। आई होप आपके सारे के सारे, भगवान तो करे आपके सारे के सारे ही क्वेश्चन सही हो, बट अब आपको ही पता है आप कैसा पेपर दे के आए हो। ऑल द बेस्ट फॉर मेनी मोर सच पेपर्स, आगे और भी पेपर्स आएंगे, आपको वो भी देने हैं, और जिनका यहीं पे अच्छा हो गया है उनकी जॉब लग जाए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज कॉमेंट डाउन कि आपको और क्या चाहिए, मैं किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो बना चुकी हुई हूँ, यू विल गेट इट वेरी सून, बट आप फिर भी कमेंट करके मुझे अपनी राय बताते जाया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।